मोहम्मद आदिल साहब को हम 1 घंटे में वो पुलिस फराहम कर सकते थे जिनकी उनको ज़रूरत थी, लेकिन इस थ्रेट असेसमेंट कमेटी की वजह से सिर्फ ये डॉक्टर मोहम्मद आदिल नहीं, इन जैसे और बहुत कई लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए, फौरी तौर पर देनी चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। और ये इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लग रहा है कि हमने इनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की। एक और माया नाज मुफ्ती साहब हैं, उनके लिए 8 महीने तक, मैं आपको बता रहा हूँ 8 महीने तक मैं खुद, नासिर शाह साहब, चीफ मिनिस्टर साहब लगे रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी मिले, और अभी कुछ दिन पहले जाकर उनको 2 सिपाही हम देने में कामयाब हुए। मसला वही है कि जी सिक्योरिटी असेसमेंट कमेटी है, वो कमेटी असेस करेगी कि इनको चाहिए कि नहीं चाहिए। बेशुमार उसके मेंबर्स हैं, मुख्तलिफ इदारे उसका हिस्सा हैं, एक इदारा कहता है कि मिलना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं मिलना चाहिए। इसी चक्कर में जो है वो मामला निकल जाते हैं और 8-8, 9-9 महीने तक उन लोगों को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। सुप्रीम कोर्ट बाज़ औक़ात ऐसे फैसले कर देता है, उनकी नीयत ठीक होगी, लेकिन प्रैक्टिकली हुकूमतों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। और ये इतना बड़ा वाक़या हो गया जिसका इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लग रहा है कि आपने सिक्योरिटी नहीं दी। मैं गवाह हूं इस बात का कि उन्होंने हमसे सिक्योरिटी मांगी है, मुझसे मांगी है, नासिर हुसैन शाह साहब से मांगी है, लेकिन हमारे कहने के बावजूद भी हम किसी ऐसे हाईएस्ट टारगेट को भी अगर फौरी तौर पर 2-4 पुलिस के जवान भी नहीं दे सकते हैं तो हम फिर किस तरह से सिक्योरिटी फराहम करेंगे लोगों को। तो ये बहुत अहम इशू था, मैं ये समझता था कि मैं आपके सामने रखूं। एक और मसला भी हुआ है। शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि ऑपोजिशन जो जलसे कर रही है उन जलसों में कोरोना भी फैलेगा और दहशतगर्दी भी हो सकती है। और उसके कुछ घंटों बाद ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या कराची शहर में हुआ है। मैं मुतालबा करता हूं कि शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए और उससे पूछा जाए कि उसके पास वो कौन से ज़राए हैं, उसको किसने बताया है कि दहशतगर्दी अपोजिशन के जलसों में हो सकती है। अगर उसके इल्म में ये चीज़ें हैं तो उसको बताना चाहिए। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो गैर मुल्की ताकतें हैं, अगर वो ये कराना चाहती हैं तो शेख रशीद को पता है। अगर उनको पता है तो फौरी तौर पर इक़दामात हुकूमत ने क्या किए हैं। मुझे कहीं ये ना कहना पड़े जो हम पहले भी कहते रहे हैं कि पीटीआई जो है दहशतगर्दों का सियासी विंग है, और माजी में भी ये इस किस्म की चीज़ें करते रहें, और खुदा न खास्ता आइंदा भी अपनी सियासी अपोजिशन जमातों को रोकने के लिए कहीं इनका जो मिलिटेंट विंग है वो कहीं इस्तेमाल ना हो। तो ये एक चीज़ थी जो मैं डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब की शहादत के हवाले से कहना चाहता था। और फिर मैं जो आज यहाँ आपको जो हमारे दोस्त यहाँ इकट्ठे आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, और ये भी हमने तो मना किया था कि सिर्फ 10, 12, 15 जो प्रोमिनेंट अहदेदार हैं वो आएँ, लेकिन बहरहाल दोस्त काफ़ी आ गए उनके साथ जो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका कुछ लोगों का नाम ले लेता हूँ दोस्तों का, और उसके बाद फिर बातचीत आपसे करूँगा। ये हमारे दोस्त हैं मेराज वहाब साहब, ये UC 39 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साबिक चेयरमैन हैं। ये लियाकताबाद नहीं, UC सेंट्रल ही होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में UC 39, और ये लियाकताबाद में लगती है, उसके साबिक चेयरमैन हैं। वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अपने साथियों समेत। एक और हमारे दोस्त हैं रईस खान साहब, ये UC 38, ये भी लियाकताबाद में लगती है, साबिक UC चेयरमैन हैं, और ये भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एक हमारे साथ हैं ताहिर जमील साहब, ये UC 3 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के वाइस चेयरमैन हैं। ये आज़ाद मुंतखब हुए थे और ये भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ काउंसलर हैं शफीक तनोली साहब, ये भी आज़ाद जीते थे UC 3 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से, वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक कुद्दूस आलम साहब हैं, ये भी साबिक काउंसलर हैं और इनका ताल्लुक MQM से है, और जो दूसरी 2 UC चेयरमैन मैंने बताया आपको उनका ताल्लुक भी MQM पाकिस्तान से है। ये कुद्दूस आलम साहब भी साबिक काउंसलर हैं लियाकताबाद से UC 39 से, वो भी शामिल हो रहे हैं। एक और काउंसलर साहब हैं लेकिन वो आ नहीं सके, आउट ऑफ सिटी हैं, उनका नाम मैं नहीं लेता, नेक्स्ट फेज़ में मैं आपको बता दूंगा। एक हुसैन साहब हैं जो सर्कल इंचार्ज हैं UC 38 के MQM पाकिस्तान के, वो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक और हुसैन साहब हैं, वो साबिक यूनिट इंचार्ज हैं
UC34 ڈسٹرکٹ کورنگی کے MQM پاکستان سے ان کا تعلق ہے، وہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اور ایک محمد طاہر صاحب ہیں جو PSP کے یونٹ انچارج ہیں، UC36 ڈسٹرکٹ کورنگی سے ان کا تعلق ہے. اور ایک سلطان ہیں جو نائب صدر ہیں یوتھ ونگ کراچی کے، آل پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے. تو یہ میں نے کچھ نام لیے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت سارے دوست ہیں جن کے مختلف عہدے ہیں، جو بہت سرگرمی سے کام کر رہے تھے. MQM پاکستان میں ان کی اکثریت ہے. کچھ دوست PTI کے بھی ہیں، PTI کے بھی 2 عہدیداران ہیں. سوری، دانش قریشی وائس پریزیڈنٹ UC36 PTI، ان کا تعلق بھی ڈسٹرکٹ کورنگی سے ہے. اور رضوان خان یہ وارڈ کے صدر ہیں UC36 میں ہی، اور ان کا تعلق بھی PTI سے، یہ بھی ڈسٹرکٹ کورنگی سے ہیں. اس کے علاوہ یہ ساری فہرستیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ابھی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. میں یہ بات بار بار آپ سے کہتا ہوں، اور یہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھا. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے اور جوائننگ ہوتی رہیں گی، لیکن ہم اپنی مصروفیات کی بنا پر جو ہے یہ پروگرامز نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اب چونکہ سیاسی سرگرمیاں تیز ہیں، ہم نے بھی تھوڑی توجہ زیادہ سیاسی سرگرمیوں کی طرف رکھی ہوئی ہے، تو جو پینڈنگ ایشوز ہیں، جو پینڈنگ جوائننگز ہیں، ان کا سلسلہ ہم نے دوبارہ سے شروع کیا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ہم نے یہ کیا ہے، کل بھی کریں گے، پرسوں بھی کریں گے، اور اس کے اگلے دن بھی کریں گے. کوشش ہوگی کہ روزانہ ایک پریس کانفرنس کریں اور اس میں مختلف جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ پارٹی میں جو شامل ہو رہے ہیں ان کا آپ سے تعارف بھی کرائیں اور آپ کے ساتھ ان کا سامنا بھی کرائیں. اور یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کل یا پرسوں شاید آپ کو کچھ بڑے نام جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم شمولیت کے لیے ان کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تو میں ان تمام دوستوں کا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے صدر کے طور پر ویلکم کرتا ہوں ان کو، اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں. ان کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جس طرح ماضی میں اپنی مختلف جماعتوں میں کام کرتے رہے ہیں اس سے زیادہ سرگرمی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کریں گے، اور کراچی شہر کے حوالے سے جو ان کی خواہشات ہیں، جو ان کے ذہن میں تجاویز ہیں کہ کس طرح ہم کراچی شہر کے مسائل حل کر سکتے ہیں، یہ اس میں ہماری مدد بھی کریں گے. اور ان کی شمولیت کے بعد یہ اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی جو تنگ ہیں اپنی موجودہ جماعتوں میں یا ان کی پالیسیز سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی طرف ان کو راغب کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم نئے دوستوں کو پارٹی میں شامل کر سکیں، اور اگلے آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں یا جو جنرل الیکشنز ہوں گے اس میں یہ پیپلز پارٹی کو کراچی میں ایک بڑی پارٹی کے طور پر ہم آگے لانے کی کوشش کر سکیں. وقار بھائی تھوڑی بات کر لیں، اس کے بعد کچھ یہ دوست بات کر لیں گے. ہمارا یہ مائک ہے، یہ والا، یہ شاید یہ، اچھا یہ آگے سر جاؤ، آگے سر جاؤ، آگے سر جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج شیخ غنی صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں MQM سے، PTI سے، مشرف لیگ سے اور دوسری جماعتوں سے یہاں جو شامل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے اپنے علاقوں میں مزید فعال متحرک کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اور میری تنظیم کے دوست اور ڈسٹرکٹ صدر بھی یہاں بیٹھے ہیں تو یہ اپنی وہاں لوکل تنظیم کے ساتھ بھی ان کا کوآرڈینیشن وہاں کرائیں گے. اور انشاءاللہ لیاقت آباد کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ایک سیاست کا بیرومیٹر ہوتا تھا، لیکن اس کی سیاست کو، کراچی شہر کی سیاست کو جس طریقے سے برباد کیا گیا اور بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا، تو انشاءاللہ لیاقت آباد کے جو دوست پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، انشاءاللہ لیاقت آباد کا جو علاقہ ہے انشاءاللہ ان سب کے تعاون سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہاں کافی عرصے سے محنت کر رہی ہے، تو انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں ایک نیا رنگ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ سینٹر سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ سارے دوستوں کی تعاون سے، مدد سے، اور پیپلز پارٹی نے، آپ کو یاد ہے کہ کتنی ایک تاریخی ریلی کا انعقاد بھی ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹر سے شروع کیا تھا، اور ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اس کو لائن دینی ہم نے ختم کیا، جس میں کراچی کے شہریوں نے اور بالخصوص لیاقت آباد کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں اپنی شرکت کی تھی. تو انشاءاللہ
हम सब की मेहनतों से, दोस्तों के ताउन से इंशाल्लाह आने वाला जो मेयर होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। बहुत अच्छा, इधर लेके आ जाएंगे माइक सारे, वैसे चली जाएगी मेरा ख्याल है, वो साउंड उससे आ जाएगा। आप बोलें महराज वहाब, यूसी चेयरमैन 39 लियाकताबाद। हम जो आज ये पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं सारे कारकुनों के साथ, अपनी पार्टी से यानी कि मुत्तफिक निज़ाम की पॉलिसी से, तो इस वजह से हम पीपल्स पार्टी मुल्क वतन पार्टी है, कोई इसमें वो नहीं है कि हम इस पार्टी में आएंगे तो यानी गद्दार हो जाएंगे। हम क्योंकि मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी का, शमूलियत अभी हुई है, लेकिन ऐसा मुझे कहा गया है कि बहुत कुछ चला है मेरे लिए, लिहाजा सब छोड़ के अब जो है पीपल्स पार्टी में शामिल होगा। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारान, कारकुनान, यहाँ मौजूद तमाम मीडिया के नुमाइंदे, तमाम को अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि प्रॉब्लम हमें ये थी कि अवामी मसाइल हल नहीं हो पा रहे थे। हमने बहुत कोशिश की और जो यूसी के फंड से या यूसी की जानिब से जो भी काम हुए वो अवाम के सामने और काफ़ी बेहतर हुए। लेकिन जब हमने अहदेदारान से, पीपल्स पार्टी के अहदेदारान से रब्ता किया और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम आपके मसाइल आप हल करेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं, तो अवामी मसाइल के लिए हम भी इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ये भी हमारा आखिरी दम तक साथ देंगे। हमारी भरपूर कोशिश है कि कराची में जो लियाकताबाद का जो एरिया है वो इस वक्त बहुत बुरा हाल है, मगर अब पीपल्स पार्टी और हम तमाम कारकुनान मिलकर इस मसाइल को किसी भी हद तक इंशाअल्लाह दूर करेंगे। जो भी जायज़ मसाइल होंगे वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनको हल किया जाए। आगे दे दें ताहिर जमील को, ठीक है भाई। ताहिर जमील नाम है, वाइस चेयरमैन यूसी 3 जमशेद टाउन। मैं तीसरी दफ़ा का वाइस चेयरमैन हूँ और आज़ाद ही लड़ता रहा हूँ, तो पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छा काम देखा मैंने, उससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। ख़ास तौर पे सईद भाई से बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर मैंने फैसला किया कि मैं पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने का ऐलान करूँगा। थैंक यू। आप बात करें शफीक तनोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफीक तनोली, जनरल काउंसिल यूसी 3 आजमगढ़। इससे पहले हम 3 मरतबा में इलेक्शन लड़ चुका हूँ आज़ाद हैसियत में, और तीनों मरतबा अल्लाह ताला ने कामयाबी दी की वजह से। मैंने पीपल्स पार्टी में ताहिर जमील साहब और हमारे चेयरमैन अब्दुल खालिक साहब, हमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का जो असूली फैसला किया वो उस वजह से किया कि सईद गनी साहब क्योंकि हमारे इलाके से एमपीए हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो वादे और जो काम अपनी हमारी यूसी के हवाले से और अपने हल्के के हवाले से कहे लोगों से, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से उन्होंने किए, करवाए और करवा कर दिए। उसमें हमारी यूसी में एक बहुत बड़ी मिसाल आपको मैं अभी ये हालिया बारिशों में जो सिलसिले हुए कराची में जो भी हाल रहा होगा, लेकिन हमारी यूसी के अंदर और हमारे एसपीएस के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से और सईद गनी साहब की वजह से बारिश रुकने के 1 घंटे के बाद वहाँ एक कतरा पानी नहीं नजर आया। आप मीडिया ने भी वहाँ जाकर देखा, सब कुछ देखा। सईद गनी साहब की किरदार, उनकी बातचीत और उनके जो काम के हवाले से कमिटेड होने के हवाले से हमने ये अब्दुल खालिक साहब, ताहिर जमील साहब, हमने और अपने साथियों के साथ फैसले किए कि अल्लाह ताला आगे की हमारी तमाम सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सईद गनी साहब की कहते एक मिनट मैं थोड़ी सी बात करें। इस सारे उसमें एक कराची के नायब सदर हैं अमान अल्लाह मसूद भाई, उनकी भी बहुत काविश है, बहुत मेहनत है और उन्होंने बड़ी कोशिश की है साथियों को अपनी तरफ जोड़ने की और काफ़ी हद तक जोड़ा है। मैं समझता हूँ उनका अगर नाम लिया ना जाए तो ये ज्यादती होगी। अमान अल्लाह मसूद जी बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। अमान महसूद साहब ने काफ़ी कोशिश की है और मुस्तकिल कर रहे होते हैं, ये बहुत ही जंगजू टाइप के वर्कर हैं, उनका भी शुक्रिया। और मैं
जो दोस्त अभी शामिल हुए पार्टी में, ये वैसे तो ज़ाहिर है इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी हम सारी ज़िंदगी मिलकर काम करें, शहर की बेहतरी के लिए करें, लोगों की फलाह के लिए करें। लेकिन अभी 18 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है शहर में PDM का, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो नए दोस्त शामिल हुए ना सिर्फ ये बल्कि अपने इलाकों से भी शहरियों को बड़ी तादाद में उस जलसे में लेकर आएंगे, ताकि शहर में ये मैसेज दे सकें हम वफाकी जो नाअहल नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत है उसको, कि जो मईशत की बर्बादी आपने की है, जो महंगाई आपने की है, जो गैस और बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग कराची में हो रही है, गैस की लोड शेडिंग की वजह से जो सनतों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे लोगों का रोज़गार मुतासिर हो रहा है, यहाँ दवाइयों की कीमतें जितनी बढ़ गई हैं, यहाँ पर आटे और चीनी का जो बहरान मुल्क में पैदा हो गया है, उसकी वजह से कराची के शहरी कितने परेशान और तंग इस हुकूमत से। तो हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम दोस्तों के ताउन से पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में PDM के जलसे को कराची की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो साबित करेंगे और लोग इसमें बहुत बड़ी तादाद में शरीक होंगे। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि PDM की जानिब से जब जलसों का ऐलान हुआ, इस हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वज़ीर आज़म भी जब बात करते हैं तो उसकी भी न सर होता है न पैर होता है, पता नहीं कहाँ शुरू करते हैं कहाँ ख़त्म करते हैं। उनके वज़रा भी जो शिबली गिल हैं और पता नहीं बहुत सारे लोग हैं, कहाँ से शुरू करते हैं कहाँ ख़त्म करते हैं कुछ पता नहीं होता। ये बौखलाहट आपको उनके लहजे में और उनके अमली इक़दामात में और उनके चेहरों पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। अभी जैसे हुए भी नहीं है। गुजरांवाला में बैनर्स नहीं लगाने दे रहे, जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे, जो हमें कंटेनर्स भी देने के वादे कर रहे थे और हमें कह रहे थे खाना भी हम आपको पहुंचाएंगे। तो भाई खाना ना पहुंचाओ, कंटेनर तो पहुंचाओ। जो आईनी हक है हमारा कि हमें पुरअमन पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त होनी चाहिए, वो इजाज़त तक वो नहीं दे रहे और फरमा ये रहे हैं कि जी कानून ये कहता है, कानून ये कहता है। भाई कौन सा कानून कहता था कि SSP की पिटाई करो इस्लामाबाद में? तुम कौन सा कानून कहता था कि थाने पर हमले करके तुम अपने लोगों को छुड़वाओ? कौन सा कानून ये कहता था कि तुम स्टेज पर खड़े होकर ये कहो कि सुन लो IG मैं तुम्हें उल्टा लटकाऊंगा, तुम्हें फांसी पे चढ़ाऊंगा? कौन सा कानून ये कहता है कि एक मुल्क की जमात का सरबरा लोगों को ये कहे कि तुम टैक्स देना बंद कर दो? कौन सा कानून ये कहता है कि आप लोगों को कहो कि बिजली और गैस के बिल देना जमा कराना बंद कर दो? कौन सा कानून ये कहता है कि तुम जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको कहो कि पैसा तुम हुंडी के जरिए भेजो? ये कानून की बात करते हैं। ये कानून की बात इमरान खान करता है, उसकी जमात करती है, जिसने इस मुल्क में सिर्फ कानून की नहीं बल्कि अखलाकियात की भी धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने इस मुल्क में ऐसा सियासी कल्चर परवान चढ़ाया जिसका तो ना मैंने कभी तस्वुर किया ना कभी आपने किया होगा। वो हमें ये कहते हैं कि जो जलसा करने जा रही है PDM उसको कानून के मुताबिक करो। मतलब मजाक नहीं है, बहुत बड़ा ये। तो मैं ये समझता हूं कि PDM की जानिब से जलसों का ऐलान ही इस हुकूमत की टांगों को लड़जा दिया है हमने। और ये आप देखिएगा कि गुजरांवाला का जलसा भी होगा और वो बहुत बड़ा होगा और इंशाअल्लाह ताला कराची का जलसा उससे भी बड़ा होगा। और उसके बाद इन लोगों के चेहरों पर जो नहुसत आपको नजर आ रही है जब ये टीवी पे आके बैठते हैं शेख रशीद टाइप के लोग, तो ये मजीद जो है वो ज्यादा नजर आएगी। और ये जो धमकियां हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इसको शामिल तफ्तीश किया जाए। ये धमकियां दे रहा है और ये दहशतगर्द तंजीमों को उकसा रहा है कि जो पुरअमन मुखालिफिन हैं, जो पुरअमन सियासी कारकुन हैं, जो पुरअमन सियासी जमातें हैं, उनके जलसों पे आप दहशतगर्दी करो। और अगर कहीं कोई इस किस्म का वाकया हुआ उसकी जिम्मेदारी हुकूमत होगी और शेख रशीद टाइप के जो वजीर हैं वो होंगे। 18 अक्टूबर के हवाले से कराची के शहरियों की जो यादें हैं वो अच्छी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा वादी में भी हादसा हो चुका है। दुबई हुकूमत आपकी है, खदशात का इजहार भी आप कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या इक़दाम
खास तौर पे इतना बड़ा इवेंट जो होने जा रहा है उसके लिए आप करेंगे? देखें, 13 बरस पहले जो वाक़या हुआ कराची में कारसाज के मकाम पर, वो पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सियासी तारीख का एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या था। लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है एक वाक़या हुआ, वो हमारा 27 दिसंबर का पिंडी में, जिसमें शहीद बीबी शहीद हो गई और अपने साथियों समेत। लेकिन मजमूई तौर पर जो सियासी सरगर्मियाँ थीं 2008 की हुकूमत आने के बाद, निस्बतन वो रफ्ता रफ्ता बेहतरी की तरफ चीज़ें गईं और आज इस पूरे मुल्क में सारी सियासी जमातें, मजहबी जमातें, इवन माइनॉरिटीज़ के जो दोस्त हैं हमारे, वो बड़े बड़े इज्तिमात कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी के हालात बहुत बेहतर हैं और अब हुकूमतों की जिम्मेदारी है, अगर गुजरांवाला में हो रहा है तो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी फराहम करे। ये कोई बात नहीं है कि जी वो धमकियां दें और ये डराएं कि जी अब मत करो। आप कहें कि आप करो, हम सिक्योरिटी देंगे। सुबह सिंध में अगर हो रहा है तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी फराहम करे। और मैं ये फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो वफाकी वजीर इस किस्म की बातें कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। और खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई एक वाक़या हो जाता है तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत और शेख रशीद जैसे वजीर होंगे। इनके बाद एक सेकंड, आप किससे ये मुतालबा कर रहे हैं कि शेख रशीद को शामिल तस्वीर हुई है? मरकजी हुकूमत से नहीं हो या ये हो नहीं सकता, किससे मुतालबा कर रहे हैं और ऐसा होना मुमकिन है कि उसको शामिल तस्वीर? देखें, मैं वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि वो यहाँ तो नहीं बैठा, उसने इस्लामाबाद में बात की है। लेकिन एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और शेख रशीद की उस बात के कुछ घंटों बाद हुआ, उस पर आप बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो कुछ एफर्ट्स वो कर रहे हैं कि किसी तरह से पीडीएम के जलसों को नाकाम बनाया जाए, उनको होने से रोका जाए, तो ये तो मुझे लगता है कि किसी हद तक भी जा सकते हैं ना। तो ये अगर बातें कर रहे हैं तो इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, इनके पास कोई इत्तलात होंगी, इनको पता होगा कि कौन से ग्रुप से जो ये करना चाहते हैं। तो भाई उनके खिलाफ कार्रवाई करें। शेख रशीद को इसलिए शामिल तब्दील होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पर तो मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, इस पर तो खुद होना चाहिए। एक राना एक तू ठहर जा आराम से। कौन सा? देखें, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो ये बात मैं बार बार मानता हूँ कि हमारे यहाँ मुलाजमीन की कमी है और उनकी हायरिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम रूल्स बनाते हैं, कोई चैलेंज कर देता है, अदालत कहती है दोबारा बनाओ, इसको बिठाओ उसको बिठाओ, फाइनली करके अभी हमने जाके कुछ और चीज़ें की हैं। 37,000 टीचर्स की कमी है। इसी तरह ये स्वीपर्स और क्लर्क्स और जो दीगर स्टाफ है उसकी भी कमी है। देखिए, अगर किसी जगह स्वीपर्स हैं और वो नहीं आ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं चेक करूं। अगर वो प्रिंसिपल साहब ये कह रहे हैं कि 4 हैं नहीं आ रहे हैं, तो उस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि यकीनी बनाए कि वहाँ टीचर्स और दीगर अमला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता वहाँ कितने तैनात हैं। अगर आप कह रहे हैं, मैं आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ, मैं आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ कि अगर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में अमला है और नहीं आ रहा तो ये जिम्मेदारी वहाँ के प्रिंसिपल और हेडमास्टर की बनती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वहाँ का, कि इस बात को यकीनी बनाए कि वो नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। और अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ उसने कोई कार्रवाई की है, लिख के भेजा है कि नहीं भेजा है। मेरा ये ख्याल है, देखें, ये ज़्यादा मुनासिब है कि हम खुद सफाई करें बजाय इसके कि बच्चों से कराएं। कई जगहों पर आप खुद ही दिखाते हैं कि बच्चों से झाड़ू लगवाया जाता है, वो नामुनासिब बात है। लेकिन मैं उन टीचर्स को सलाम पेश करता हूँ, उस प्रिंसिपल को सलाम पेश करता हूँ कि अगर स्कूल में गंदगी थी तो बजाय इसके कि उसने बच्चों से सफाई करवाने के खुद ये काम किया है, तो इसमें तो मेरे नज़र में तो उस प्रिंसिपल की, उन टीचर्स की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ है। तो ये कमी की नहीं हुई है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमें इनको मॉडल बनाना चाहिए कि ये इतने अच्छे लोग हैं कि अगर कहीं गंदगी नज़र आई तो बजाय इसके कि बच्चों को इस्तेमाल करें या गंदगी को रहने दें, उन्होंने ये बेहतर समझा कि खुद वो काम करें। एक मिनट यार, वो नाराज हो जाता है समय वाला जी।
सवाल होती है, आपने कैसे एश्योर किया कि ये जो लोग आज पीपी में शामिल हो रहे हैं ये दहशतगर्द नहीं है, जहाँ आपने भी पीएचडी की तरह ड्राई क्लीनर लगाई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ड्राई क्लीन मशीन हमारे पास हो नहीं सकती है। वो किन के पास होती है आपको पता है, ठीक है ना? पीटीआई के पास है, पीएसपी के पास है, हमारे पास तो नहीं हो सकती। हम तो खुद अताब में है ना। दूसरी बात यह है कि देखिए, सियासी जमातों के पास कोई हमारी इंटेलिजेंस विंग नहीं होते हैं कि हम जाकर ये तहकीकात करें कि भाई कोई किसी काम में है कि नहीं है। ये काम इदारों का है, वो देखें। लेकिन एमक्यूएम के खिलाफ जब ये 2016 वाला एपिसोड हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इदारों ने उठाया, अरेस्ट किया और फिर बहुत सारे लोगों को रिलीज कर दिया। बतौर सियासी कारकुन मैं ये समझता हूं कि जो आदमी उन इदारों के पास गया और फिर उनको रिलीज कर दिया गया तो वो किसी ऐसे काम में मुलविस नहीं थे। एक बात और याद रखें, मैं अगर एमक्यूएम पे तनकीद करता हूं, उन पर इल्जाम लगाता हूं कि वो दहशतगर्दी में मुलविस थे, तो मैंने हमेशा ये बात कही है कि एमक्यूएम एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, एमक्यूएम का एक वोट बैंक भी है, एमक्यूएम के पॉलिटिकल फेसेस भी हैं। ये अलग बात है, बदकिस्मती की बात है कि उन्होंने साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी रखे थे जो इन कामों में थे। लेकिन इस बात से मैंने कभी इनकार नहीं किया कि कराची में एमक्यूएम का वोट नहीं है। मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि एमक्यूएम के अंदर पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। अगर एक ऐसी सियासी जमात जिसके ऊपर इस किस्म के संगीन इल्जाम हैं और वहाँ वो सियासी कारकुन, वो सियासी लोग जो इस किस्म के कामों में मुलविस नहीं हैं, अगर वो किसी और तरफ जाते हैं तो उन्हें स्पेस देनी चाहिए और उनको उस सियासी दायरे के अंदर हमें शामिल करना चाहिए ताकि वो इस किस्म के माहौल से निकलें और अपना पॉलिटिकल काम जो है वो कर सकें। एक मिनट, इसके बाद जी बात। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी बुनियाद पर लगी थी कि पुलिस रिपोर्ट की सिक्योरिटी खदशात है। फिर अचानक थ्रेट असेसमेंट कमेटी का इजलास हुआ और वो पाबंदी हट गई। जुमान जब जनरल पब्लिक का यह है कि पीडीएम के जज्बों की सियासी सरगर्मियाँ थी तो इसलिए वो दोबारा से जो पाबंदी हटा दी गई। आप क्या कहेंगे, थ्रेट थी तो हटाई की लगाई? देखें, मेरे पास अभी इसकी ज़्यादा तफसीलात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जो मैं समझता हूं कि जो पाबंदी लगाई गई थी वो हुकूमत से मशावरत नहीं की गई। इस बात पे हमें कोई परेशानी नहीं है, माजी में पाबंदियां लगती रहती हैं, लेकिन ऐसे मेजर डिसीजन जिससे आपके शहर की आवाम को तकलीफ होने का इम्कान हो, उस पर हुकूमतों में डिस्कशन और डिबेट ज़रूर होनी चाहिए। जो अभी तक मेरे पास, फिर कह रहा हूँ, तफसीलात मेरे पास नहीं है, लेकिन जो सरसरी जो मुझे मालूमात हैं वो ये हैं कि हुकूमत के इल्म में लाए बगैर ये ख़त जो है वो पुलिस ने भेजा और एक ये पाबंदी लग गई। लेकिन चूंकि डिस्कशन इस पर नहीं हुई थी और इस पर इसलिए जो है वो पाबंदी हटा दी गई। लेकिन ये मुहर्रम के दिनों में या और ऐसे कोई हालात जब होते हैं तो पाबंदी लगती रहती है, लेकिन वो और तरह का। एक मिनट अकरम कह रही है यार, पहले ये फिर तुम। सिक्योरिटी फराहम ना करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने ताक़ुदात का इज़हार किया, लेकिन जो आलिया दहशतगर्दी की लहर कराची में उठी है और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम में जबरदस्त तरीके से इजाफा हो रहा है, उस हवाले से सिंध हुकूमत का अपना एक सेफ सिटी प्रोग्राम था 10,000 कैमरे लगने थे, उसका क्या हुआ? जो ये मामला हो रहे हैं सिंध हुकूमत की नाकामी के हवाले से आपने कोई बात नहीं की, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अपने ताक़ुदात का इज़हार किया। देखिए, मैंने जो फैक्ट है वो आपको बताया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ ना, इस किस्म के उलमाए कराम जिनके मुतल्लिक हमें पता हो कि इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, वो मांग भी रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिन्होंने कहा है कि जी आप सिक्योरिटी असेसमेंट कमेटी बनाएं, वो असेसमेंट करेंगे, उसके बाद आप उसको अगर वो कहेंगे तो फिर आप दें। अब इसका मतलब ये है कि हम अपने तौर पे हुकूमत किसी को सिक्योरिटी इस तरह फराहम नहीं कर सकती, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट आए तो उसके बाद हम देंगे। अब अगर मैं ये बात आपसे भी ना शेयर करूं तो फिर अल्टीमेटली वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाली जा रही है, मैं मान रहा हूं कि मुझे उन्होंने कहा, नासिर शाह साहब को उन्होंने कहा, लेकिन हम नहीं कर सके, ये प्रॉब्लम था। तो मैं समझता हूँ मुनासिब बात है कि हम उस बात को रिव्यू करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी ठीक है, उनका इख्तियार है, उनको हक है कि उस किस्म के फैसले दें, लेकिन अगर उन फैसलों की वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं तो उन फैसलों को हम दोबारा गुजारिश कर सकते हैं कि जिस पर दोबारा गौर किया जाए। मैं सेफ सिटी की जो बात कर रहे हैं उस पर काम हो रहा है, उसमें बीच में कुछ इश्यूज आए थे, लेकिन इस वक्त उस पर काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन लास्ट जो मीटिंग हुई थी एपेक्स कमेटी की भी और उससे पहले कैबिनेट की भी, उसमें काफ़ी इसमें एडवांस स्टेज को लेकर आ गए। यार एक मिनट स्टेज से कर, एक मिनट
دیکھیں میری ابھی کوئی ڈاکٹر سے یا کسی ایسے شخص سے بات نہیں ہوئی کہ میں ایگزیکٹلی پوچھ سکوں، لیکن جو اطلاعات ہیں ان کی طبیعت میں بہتری ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت دے. جی آپ یہ فرمائیے گا ابھی آپ جمہوریت کروا رہے ہیں مختلف سیاسی لوگوں کو، تو ایک کامن کنسیپشن بلڈوز کا ہے کہ یہاں ایکشن میں بلدیاتی نظام ہے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں لوپ ہولز ہیں، اور ایک دوسرا پرسپشن پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ یہ 5 سال میں جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ ڈلیور نہیں کر سکے ہیں، سندھ حکومت کی وجہ سے وہ ڈلیور نہیں کروانا چاہ رہے ہیں. کیا یہ واقعی درست ہے یا اسی ایکٹ کے تحت الیکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک بات جو لوپوز آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھے لفظ سمجھ نہیں آیا. 2001 کا جو بلدیاتی نظام تھا جو جنرل پرویز مشرف نے لاگو کیا تھا اور پھر اس کو 6 شیڈول میں پروٹیکشن دے دی اور یہ کہا کہ کوئی بھی صوبائی اسمبلی اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتی جب تک پرویز مشرف صاحب اس کی اجازت نہ دے دیں، جو خود صوبائی اسمبلی کے اوپر ایک غیر آئینی قدغن تھی. قانون بنانا صوبائی اسمبلیوں کا اختیار ہے اور اسمبلی جب چاہے جس قسم کی ترامیم چاہے وہ کر سکتی ہے، لیکن چونکہ اس وقت کے جو نام نہاد جمہوریت پسند تھے انہوں نے یہ قانون جو کون سی ترمیم 7ویں تھی 8ویں ترمیم تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو پروٹیکشن دے دی، 8ویں ترمیم تو اس کو پروٹیکشن دے دی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس دن وہ شرط ختم ہوئی غالباً دسمبر 2010 میں، جب یہ شرط ختم ہوئی جو 6 شیڈیول میں اس کو پروٹیکشن تھی وہ ختم ہوئی، تو صرف صوبہ سندھ نے نہیں 4 صوبائی اسمبلیوں نے 2001 کے قانون کو اٹھا کر پھینک دیا اور ہر صوبے نے اپنے مطابق جو بھی ان کی دانش تھی جو بھی ان کی سوچ تھی اس کے مطابق انہوں نے ایک نیا قانون بنا دیا جو ان کا حق تھا. اب ہر جماعت کو یہ حق ہے کہ اس سے اختلاف کرے. میں اس سے نہیں کہتا کہ کسی جماعت کو اس پہ اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے، اختلاف کرنے کا حق اس کا بالکل ہے، لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بھی قوانین بنتے ہیں وہ ساکت نہیں ہوتے ہیں، وہ صحیفہ نہیں ہوتے ہیں آسمانی. ایک قانون بن گیا اور اس کے اندر بہتری کی گنجائش نہیں ہے. جب قانون بنتا ہے اس کے عمل درآمد کا آپ آغاز کرتے ہیں تو اس کے اندر مسائل جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس قانون میں بھی ترامیم ہوئی ہیں، کئی ترامیم پہلے بھی ہو چکی ہیں، آئندہ بھی اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. لیکن میں ایک چیز بتاؤں، جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو بھی میں نے منہ سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں میئر بے اختیار ہے. میئر اکیلا ایک جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے، اکیلا میئر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نہیں ہے. بلدیاتی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یو سی بھی ہے، اس میں وارڈ بھی ہے، اس میں ڈی ایم سی بھی ہے، اس میں ٹاؤن کمیٹی بھی ہے، اس میں میونسپل کارپوریشن بھی ہے، اس کے اندر میٹروپولیٹن کارپوریشن. یہ ساری جتنی سطحیں ہیں وہ ملا کے ایک بلدیاتی نظام بنتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کبھی کراچی کے کسی ڈی ایم سی کے چیئرمین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس اختیارات تھے، اور اگر اس کے پاس اختیارات تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلدیاتی نظام کے تحت اس کے پاس اختیارات تھے. ہم نے کوئی بھی اختیار، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی اختیار 2001 کے قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 1979 کا جو قانون تھا جس سے یہ 2013 کا قانون، پہلے نے 79 کا ریسٹور کیا تھا نا، اس کے بعد 2013 کا بنایا، جس سے یہ نکلا ہے اس میں سے ہم نے ایک اختیار بھی صوبائی حکومت کو نہیں دیا، ایک اختیار بھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ کچھ اختیارات میٹروپولیٹن کارپوریشن سے نیچے لے کے ڈیوالو کیے ہم نے اور ڈی ایم سیز کو دیے. یہ ڈیولیوشن تو اچھی بات ہے کہ بھائی اگر ہیلتھ جو ہے وہ کے ایم سی کے پاس تھا تو ہم نے بڑے ہاسپٹل چھوڑ کے چھوٹی جو تھے وہ ڈی ایم سیز کو دے دیے، ہم نے تو نہیں رکھے. اسی طرح جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ ہم نے ڈیوالو کر کے ڈی ایم سیز کو دے دیا. اسی طرح لوکل ٹیکسز کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ ہم نے ڈیوالو کر کے ڈی ایم سیز کو دے دیا. تو وہ ہمارے پاس نہیں تھے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس نظام میں، اس قانون میں بہتری کی گنجائش ہے اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن بہتری کسی ایک خاص مخصوص جماعت کی سوچ کے مطابق نہیں ہو سکتی ہے. میرا خیال مختلف ہو سکتا ہے، ایم کیو کا مختلف ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کا مختلف ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی اگر سمجھتی ہے 2001 کا اچھا تھا تو کے پی میں پنجاب میں لگا دے. وہاں تو انہوں نے جو ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹ کو امپاور بھی کرتے ہیں، ہم نے تو کم از کم سیاسی مخالفت کے باوجود بھی مدت پوری کروائی ہے. نہ انہوں نے بلوچستان میں الیکشن کروائے، نہ یہ کے پی میں الیکشن کرواتے ہیں، اور پنجاب میں تو بیچاروں کو 1.5 سال ہوا تو ان کو فارغ کر دیا.
ختم ہی کر دیا. تو جہاں یہ خود آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں پی ٹی آئی والے، وہ ہمیں یہ کہیں اور ہمارے خلاف عدالتوں میں جائیں تو وہ بات ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے. شبیر ایک منٹ شبیر کسی پہلی بات تو یہ ہے سندھ میں جو جماعتیں، جو لوگ وفاقی حکومت کے غیر آئینی آرڈیننس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے. ان کا موقف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آرڈیننس وفاقی حکومت نے رات کے اندھیرے میں جاری کیا، چھپا کے رکھا 1 مہینے تک، وہ بددیانتی ہے. وہ صوبہ سندھ کی جو حدود ہیں، جو صوبے کی حدود ہیں، اس کو تبدیل کرنے کی سازش اور کوشش ہے جو آئین کے تحت وفاقی حکومت نہیں کر سکتی. ہم نے نہ صرف اس کی مذمت کی ہے، ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس آرڈیننس کو فوری طور پر واپس لیا جائے. ہم نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس آرڈیننس کو مسترد کرنے کے لیے ریزولوشن دی ہیں، اور ہم ہر وہ کام کریں گے جو ایک صوبائی حکومت کو، ایک بڑی سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے. جہاں تک آپ کی بات ہے، اس آرڈیننس کے ہوتے ہوئے، اس آرڈیننس کی موجودگی میں سندھ حکومت وفاقی حکومت سے اس ایشو پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گی. تو آپ پہلے کر چکے ہو یار. جی یہ شفقت کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ، یہ شفقت کے بعد کیا ہو گیا؟ دیکھیں میں پھر گزارش کروں، میں پھر یہ گزارش کروں، یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں نا، میں نے آپ کو کہا نا، اس کی باتوں کو سنجیدہ مت لیا کریں. جو آدمی اپوزیشن کی جتنی بھی دلائل ہو ہم پر لگنے والے الزامات پر، اس پہ کہتا ہے کہ بھائی استعفیٰ دو، نیب میں جاؤ، جیل میں جاؤ، یہ کرو وہ کرو، سب ایک پیمانہ. علیمہ باجی کے لیے الگ پیمانہ، جہانگیر ترین کے لیے الگ پیمانہ، خسرو بختیار کے لیے الگ پیمانہ، اپنے اسپیشل اسسٹنٹ جو ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب، ان کے لیے الگ پیمانہ. اچھا یہ تو یہاں اس نے خود استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم کو تو شرم نہیں آئی، انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا کہ بابا میں استعفیٰ دے رہا ہوں. لیکن وزیر اعظم نے کہا نہیں، آپ نے نہیں دینا. تو یہاں پی ٹی آئی کے پیمانے جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں، اپوزیشن کے احتساب کے پیمانے مختلف ہیں، اور اپنی جو ان کی اے ٹی ایمز ہیں، جو کماؤ پوت ہیں، جو بین الاقوامی جگادری ہیں، ان کے احتساب کے پیمانے ان کے مختلف ہیں. تو اگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ڈگر پہ ہم چلیں تو وزیر اعظم کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے، اس لیے کہ وزیر اعظم نے بھی بہت ساری باتیں، بہت سارے کام ایسے کیے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے پیسے کمائے ہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں کہ جب جعلی اکاؤنٹس کا کیس چلا تو کہا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری کے جو کچن کا خرچہ ہے وہ بھی جعلی اکاؤنٹ سے ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے بھائی. آپ نے کہا کہ جو ڈرائی کلین کا بل ہے وہ بھی جعلی اکاؤنٹ سے آتا ہے. چلو ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ ان کے جو ٹریول کے جو خرچے ہیں وہ بھی جعلی اکاؤنٹ سے آتے ہیں. آپ نے ان چکروں میں ان کو بلا لیا. ٹھیک ہے بھائی، بلا لیا. مجھے یہ بتائیں کہ جب جہانگیر ترین کے لیے آپ خود کہتے ہو کہ جی آپ کے ادارے کہتے ہیں کہ 15 ارب پتہ نہیں 20 ارب پتہ نہیں کتنے ارب کی کس نے کی ہے گڑبڑ. جہانگیر ترین تو کئی سالوں تک پوری پی ٹی آئی کا راشن چلاتا رہا ہے. جہانگیر ترین تو پوری پی ٹی آئی کو ایک شہر سے لے کے دوسرے شہر پہنچاتا رہا ہے. بلاول بھٹو کی تو کچھ ٹکٹوں کی بات کرتے ہو نا، بلاول بھٹو کے ایک راشن کی بات کرتے ہو نا، بلاول بھٹو کی ایک ڈرائی کلین کی بات کرتے ہو. جہانگیر ترین کی گاڑیاں عمران استعمال کرتا رہا. جہانگیر ترین کا خرچہ جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا عمران خان کے گھر پہ. پوری پی ٹی آئی اس کے اوپر پلتی رہی ہے. تو بھائی یہ نیب کب جاگے گا، یہ کب اپنی آنکھیں کھولے گا، اور کب یہ جو ان کے اے ٹی ایمز اور چہیتے ہیں عمران خان کے ان سے پوچھے گا اور عمران خان سے پوچھے گا. اگر جہانگیر ترین کے اوپر الزام ہے کہ اس نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، اس سے عمران خان بری الزما نہیں ہو سکتا ہے. لیاقت بس آپ آپ نے کیا نا سب کچھ. ابھی جو ہے
प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछा नहीं गया, होम डिपार्टमेंट जारी किया नोटिफिकेशन 144 नाफिज का किया, उस पर सिक्योरिटी असेसमेंट कमेटी की मीटिंग भी हो गई, फैसला लिया गया एक बंदे को सिक्योरिटी देने के लिए आपके पास। यार मैंने अभी आपसे गुजारिश की, अगर मेरा जवाब आपने सुना हो, मैंने कहा कि मेरे पास उसकी तफसीलात नहीं है, मैं आपको सरसरी तौर पर जो मालूमात मुझे मिली हैं वो पहुंचा रहा हूं। तो जब मुझे तफसीलात मिल जाएंगी तो मैं आपका तफसीली जवाब भी दे दूंगा। शफ़क़त है कि मैंने अभी इसका भी जवाब दिया था। देखिए, जो अपॉइंटमेंट्स हम करते हैं ना, उसके लिए हमें मुख्तलिफ रूल्स जो हैं वो बनाने पड़ते हैं, और कई मरतबा रूल्स बने हैं, लेकिन कोई ना कोई अदालत में चला जाता है, फिर वो रूल्स जो हैं वो अदालत में पड़े होते हैं, फिर अदालत का फैसला आता है, उसकी रोशनी में उसको मज़ीद ठीक करते हैं। अभी हमने अदालत के फैसले की रोशनी में रूल्स को फाइनलाइज कर लिया है, और वो हमने कर भी दिया है। और आपको ये भी आपने देखा होगा कि IBA सक्खर से भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, जिसमें वो टेस्ट लेंगे टीचर्स के। इसी तरह बाकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू बहुत।